हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। तो ये ओरिएंटलिज्म क्या होता है? तो ओरिएंटलिज्म के बारे में तो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो एजुकेशन को कैसे देखते थे। तो वो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी तो वो इंडिया के अंदर क्यों आई थी? वो इंडिया के अंदर तो ट्रेड करने के लिए आई थी। तो बाद में वो कैसे ट्रेड से टेरिटरी के ऊपर चले जाते हैं, उन्हें दिखता है कि यहाँ पे पैसा है, पैसे की लालच में ही वो यहाँ पे आए थे। और जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। जो ब्रिटेन में एजुकेशन सिस्टम था वो इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। तो बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसके अंदर कुछ इवोल्यूशन लेके आए या फिर इंडियन एजुकेशन के अंदर कुछ बदलाव लेके आए। तो बदलाव लेके आए और वो जो बदलाव लेके आए उनके बाद में क्या रिएक्शन हुआ इंडियन सोसाइटीज़ का। तो वो इवोल्यूशन मतलब वो बदलाव लेके आए एंड रिएक्शन इन इंडियन सोसाइटी। और जब वो बदलाव लेके आए तो बाद में इंडियंस ने उसके लिए कैसे रिएक्ट किया। तो अब हम जान लेते हैं कि ये ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है। तो ओरिएंटलिज्म, हमें ये जो वर्ड है ओरिएंटलिज्म इससे ही समझना होगा। तो ओरिएंटलिज्म, ये जो ओरिएंटलिस्ट है इसके अंदर दो वर्ड्स आते हैं, एक तो ओरिएंटल, एक आता है लिस्ट। तो ओरिएंटल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो। तो पुराना जो ईस्टर्न वर्ल्ड है जैसे इंडिया वगैरह, ये जो बाकी की ईस्ट साइड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ होती है उनके लिए ओरिएंटल वर्ड यूज़ में लिया जाता है। तो जो अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह वो खुद को मॉडर्न मानती थी, तो मॉडर्न का अपोजिट ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट किसे बोला जाता है? जो पुराना हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया की एजुकेशन को पुराना मानती थी। मतलब ये जो इंडिया की एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजन से जुड़ी हुई है, तो वो इंडिया को पुरानी एजुकेशन की तरह मानती थी। और जो लोग उसके ऊपर विश्वास रखते थे उन्हें हम ओरिएंटल बोलते हैं। तो ओरिएंटल जैसे जो विलियम जोन्स है इन्हें भी ओरिएंटल ही बोला जाता है क्योंकि उन्हें इंडिया की जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो इसी कारण से इन्हें भी ओरिएंटल बोला जाने लगा। तो विलियम जोन्स जूनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जूनियर जज थे। ये लिंग्विस्ट भी थे। तो लिंग्विस्ट कौन होते हैं? जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। तो इन्हें फ्रेंच आती थी, इंग्लिश आती थी, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, ये उन्हें इतनी सारी लैंग्वेज आती थी। जब भी कोई उनके पास में जाता तो कभी कोई उनके पास में मौलवी बैठे रहते थे जो उन्हें अरेबिक और पर्शियन सिखा रहे होते थे, कभी उनके पास में पंडित बैठे होते थे जो उन्हें संस्कृत सिखा रहे थे। तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेजेस को सीखने की जो है उनको अच्छा लगता था कि वो लैंग्वेजेस को सीखे। तो वो लिंग्विस्ट थे जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज था। हैड अ डीप इंटरेस्ट इन एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट, और इन्हें जो एंशिएंट मतलब पुराना, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंशिएंट कल्चर के बारे में। तो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के बारे में उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो उसके बारे में पढ़ना चाहते थे। तो लॉ के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, रिलीजन के बारे में, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और दूसरी भी साइंसेस के बारे में। तो अब हम ऐसे तो कैसे बोल सकते हैं कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वो ओरिएंटल है, क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी जो सब्जेक्ट्स है वो हैं रिलीजन के ऊपर, अर्थमेटिक, मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन है ये तो हमारे कब से चला आ रहा है, एक बुक थी चरक संहिता, तो उस समय से ये जो मेडिसिन है वो हमारे लिए चला आ रहा है। बस उसके अंदर ये डिफरेंस है कि ये थोड़ा ज़्यादा रिलीजन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, तो ये ये जो इन सब्जेक्ट्स है इन सब्जेक्ट्स के अंदर वो इंटरेस्टेड थे। फिर उन्हीं के जैसे ही दो लोग और आए, एक तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक और दूसरे नेथनाइल हेलहेड वर द अदर ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु शेयर्ड हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट।
मतलब हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो भी उन्हीं के जैसे थे, उन्हें भी एंशिएंट कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, वो भी इंडिया के टेक्स्ट को पढ़ना चाहते थे। तो इन तीनों की एक टीम बन गई। अब ये टीम बना के क्या करेंगे, ना तो कबड्डी खेलेंगे, तो ये क्या करेंगे अब हम बात कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो टुगेदर विलियम जोन्स, तो हमने अभी जो देखे थे जो ओरिएंटलिस्ट, जो इंडियन टेक्स्ट के ऊपर विश्वास रखते थे, तो विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथनाइल हेलहेड, ये तीनों क्या करते हैं, सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेटअप करते हैं क्या, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, ये एंशिएंट टेक्स्ट को प्रमोट करते हैं। तो एंशिएंट टेक्स्ट को प्रमोट करते हैं और उसके लर्निंग को प्रमोट करते हैं। तो एक जो मान लो एक बिल्डिंग से होती है जिसके अंदर ये एंशिएंट टेक्स्ट को प्रमोट करते हैं, वो लोगों को सिखाते हैं और ये जो लर्निंग होते हैं उसको भी प्रमोट करते हैं। स्टार्टेड अ जर्नल, और वो एक मैगजीन भी स्टार्ट करते हैं जिसे हम एशियाटिक रिसर्चेस बोलते हैं। तो एक मैगजीन स्टार्ट करते हैं एशियाटिक रिसर्चेस। तो उसके अंदर वो अपने अपने व्यू पॉइंट देते हैं, अपने अपने ओपिनियन देते हैं उस मैगजीन के अंदर, इंडियन टेक्स्ट के बारे में, एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में अपने अपने ओपिनियन देते हैं। फिर जेम्स एंड कोलब्रुक, तो जो विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक क्या करते हैं, शेयर अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। ये जो एंशिएंट कल्चर था हमारा, ये उसके टुवर्ड्स अपने रिस्पेक्ट दिखाते हैं। तो वो अपनी रिस्पेक्ट क्यों दिखाते हैं, क्या रीजंस हैं उसके, तो वो बताते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया था, तब जब हमारा एंशिएंट इंडिया मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम बहुत पहले चले गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जैसे जो बहुत सारा ट्रेड होता था, ग्लोरियस इंडिया, तो उसके अंदर बहुत सारा ट्रेड होता था, सोना चांदी वगैरह। तो जो एंशिएंट इंडिया था उसके अंदर बहुत सारी ग्लोरी थी, मतलब बहुत सारा पैसा था इंडिया के अंदर, और अब वो पैसा डिक्लाइन हो गया है। तो पहले इतनी ग्लोरी क्यों थी, इतना पैसा क्यों था पहले इंडिया के अंदर, और वो डिक्लाइन कैसे हुआ है, तो वो इसके बारे में और वो सोचते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। पहले इतनी ग्लोरी थी, अब डिक्लाइन हो गई है, अब फिर से फर्दर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इसका। तो बाद में वो इसके बारे में सोचते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक्सटेंसिव स्टडी, ये इसके बारे में बहुत सारी स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ट्रांसलेशन एंड डिस्कवरी, अब अगर कुछ लिखा हुआ भी है तो उसको ट्रांसलेट करते हैं, अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वैसे ट्रांसलेट करते हैं, बहुत सारी डिस्कवरी करते हैं एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की और कल्चर की, वो डिस्कवरी, ट्रांसलेशन, स्टडी वगैरह ये सब कुछ करते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत और जान लिया द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो द ब्रिटिश वुड, अब हम जान लेते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे जैसे एनबी हेल, ये जो नेथनाइल हेलहेड, तो ये जो इंडिया की एजुकेशन उसे प्रमोट क्यों कर रहे थे। अब आपका आंसर यही होगा कि हमने अभी तो देखा वो जो इंडिया की ग्लोरी थी उसे फिर से लाना चाहते थे, लेकिन ये तो मीडिया आंसर हो गया। अगर मीडिया पूछे तो ये उनके लिए आंसर है, लेकिन उनके दिमाग के पीछे तो कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी थी। तो द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। अब वो जो भी एनबी हेलहेड या फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसे बोलते थे कि अगर हमें इंडिया के ऊपर रूल करना है तो हमें इनके ये जो भी इंडियन टेक्स्ट है इसके बारे में जानना होगा, तो हमें इसका गार्जियन बनना होगा, ताकि लोग ये परसीव कर ले कि ये हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंगरक्षक है। तो द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडिया, वो जो इंडियंस हैं उनके गार्जियन बनना चाहते थे। किसके, इंडियन कल्चर के। वो चाहते थे कि हम इंडियन जो कल्चर है उसको प्रमोट करें, ताकि जो लोग हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करने लग जाए। एज वेल एज मास्टर, और वो इसके मास्टर भी बनना चाहते थे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अगर मान लो मुझे उसके ऊपर रूल करना है तो मुझे उसके बारे में पूरा जानना होगा,
तो वही ये लोग चाहते थे। इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप, उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाने लगे वो, टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। क्यों बनाने लगे वो, ताकि वो जो इंडियन टेक्स्ट है उसके स्टडी को कंटिन्यू रख सके। एंड टीच संस्कृत, और वो संस्कृत पढ़ा सके, पर्शियन लैंग्वेज पढ़ा सके, लिटरेचर एंड पोइट्री भी वो उनको पढ़ा सके। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसे बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना आता है, लेकिन मैं उसे बोल दूं कि अब तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलना, अब तुम्हें इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, तो क्या वो वहाँ पे अच्छे तरीके से खेल पाएगा? ना तो वो यहाँ का रह जाएगा और ना ही वहाँ का। तो वैसे ही इन लोगों ने भी सोचा है कि जब इंडियंस को इतनी अच्छी संस्कृत और पर्शियन आती है, तो हमें उन्हें उसी के अंदर ही, तो हमें ये जो इंडियंस हैं इनको वही लैंग्वेज सिखानी चाहिए, ताकि ये इसके अंदर मास्टर्स बन जाए। तो यह है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए। जैसे उन्होंने मदरसा सेटअप किया कैलकटा के अंदर, कब, 1781 के अंदर। तो 1781 के अंदर जो मदरसा है वो सेटअप किया। फिर हिंदू कॉलेज, जो हिंदू कॉलेज है उसे भी इस्टेब्लिश कर दिया। कहाँ पे, बनारस के अंदर, कब, 1791। तो 10 साल पहले ये जो है मदरसा वो इस्टेब्लिश कर दिया। फिर हिंदू कॉलेज बना दिया 1791 के अंदर। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि वो गार्जियन बनना चाहते थे इंडियन कल्चर के और उसके मास्टर बनना चाहते थे। दूसरा पॉइंट, उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए इंडिया की जो लैंग्वेज थी उसको इनकरेज करने के लिए, जैसे संस्कृत, पर्शियन, लिटरेचर, पोइट्री, इनको इनकरेज करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। फिर जैसे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, तो जैसे मदरसा बनाते हैं, कैलकटा के अंदर उन्होंने 1781 के अंदर बनाया था, और हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया था उन्होंने बनारस के अंदर 1791 के अंदर। और थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स। तो नेटिव्स वर्ड किसके लिए, हमने यहाँ पे भी देखा था कि जो नेटिव वर्ड है वो इंडियंस के लिए आया है। तो वो इंडियंस के दिलों को जीतना चाहते थे। ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स, वो जो नेटिव्स होते हैं उनके दिलों को जीतना चाहते थे। क्यों जीतना चाहते थे, ताकि वो सोचते थे कि अगर ये जो इंडियंस है वो हमें खुद दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये ना तो हमारे अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे, तो बाद में वो चाहते थे कि ये जो इंडियंस है वो हमारी रिस्पेक्ट करे। द एलियन रूलर्स कौन होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, जो कि बाहर से आते हैं। तो एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स, ताकि जो इंडियंस हैं उनके द्वारा उनको रिस्पेक्ट मिल सके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो ऐसे नहीं थे। हमने देखा था कि जैसे जो विलियम जोन्स है, जो हेनरी थॉमस कोलब्रुक है और नेथनाइल हेलहेड है, ये तो ओरिएंटलिस्ट बन गए, जो पुरानी सोच के ऊपर विश्वास रखते थे, जो इंडियन टेक्स्ट को प्रमोट करते थे। लेकिन सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स ऐसे नहीं है, कुछ जो लोग थे वो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज भी करते थे। तो वो कौन थे, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please mention in the comments below. Thank you so much.